हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साइंस की पेपर की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि हम छोड़ेंगे। तो ये जो नोट्स हैं इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और आप इसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो भैया लास्ट तक देखना इसलिए है ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो, इसलिए नहीं कि मैंने बोला है इसलिए नहीं देखना। अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है तो एंड तक देखना, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। और आप लोगों को बता दूं, जो आपका साइंस का पेपर है वो बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आएगा। देखो अब ये इजी पेपर क्यों बोल रहा हूं, देखो इजी पेपर इसलिए आएगा क्योंकि इस पेपर के अंदर आप लोगों को ज्यादा कोई लैंग्वेज वगैरह की कोई झंझट नहीं है, बड़ा ही आसान सा आएगा। इसमें फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे और उसी के साथ में टू द पॉइंट आपको बात लिखनी है, तो डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड ये पूरा पेपर आएगा। तो इस पेपर को लेकर के ज्यादा चिंता मत करो, बहुत ही आसान पेपर होगा। बस इसको एक बार रिवाइज कर लो सही ढंग से सभी टॉपिक्स को, फिर उसके बाद में आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब इसमें कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर k और l की टर्म्स में बात करें तो वो होता है 2,4। ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसके बाद में इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 4। फिर इसके बाद में ये ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है सराउंडिंग्स में, तो इसके पीछे के दो रीज़न है। सबसे पहला है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। ये वाला जो क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कार्बन फॉर्म्स मैक्सिमम कंपाउंड्स, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके पास में दो प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये CBSE ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इनफैक्ट ये 2017 में पूछा गया था, फिर उसी की जस्ट बाद में 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया, तो इसको ध्यान से सुनना। अब उसके बाद में टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन है, कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन किसी 4 के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करता है कि 4 एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाता है। वो कोई से भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई से भी अदर एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये होता है टेट्रावैलेंट, मतलब कि 4 बॉन्ड बनाता है। और उसी के साथ में अगर बात करें कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ में मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कंपाउंड्स जिनके अंदर की क्या हो कि हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, तो इसीलिए उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें बस सिंगल बॉन्ड रहेगा, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उनको क्या बोल देंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एल्केन, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। फिर इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डबल बॉन्डेड और एक होते हैं ट्रिपल बॉन्डेड। तो जो डबल बॉन्डेड होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और अगर ट्रिपल बॉन्ड के जो होते हैं जैसे कि C++C, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है CnH2n-2। तो इन दोनों के अंदर आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कि जो n की वैल्यू है एल्कीन के लिए वो n इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, 1 के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। पुट करके देख लीजिए, इसके अंदर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C1 और H2। जब यहां पर कार्बन के साथ में आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए और ये स्टेबल नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज होगी एल्कीन की वो स्टार्ट होगी n=2 से। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है होमोलोगस सीरीज। क्या होती है, होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसके अंदर की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो अगले वाला कंपाउंड है वो डिफर करता है CH2 के डिफरेंस से, और या फिर कह सकते हैं कि 14 एटॉमिक मास यूनिट से जब डिफर करे, कि मतलब कि एक कंपाउंड है और इसके आगे वाला जो कंपाउंड है वो है B, और इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस है वो है CH2 का, तो ये जो सीरीज चलती है इसको कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में AP होती है इसी तरीके से होमोलोगस सीरीज होती है जिसके अंदर की कॉन्स्टेंटली CH2 ऐड होता हुआ चला जाता है।
देन फिर इसके बाद में आते हैं भैया IUPAC नेमिंग में। IUPAC का थोड़ा बेसिक ध्यान रख लो ताकि आप लोगों से अगर नाम वगैरह का आ जाए तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, वो सब कुछ आपको इसमें समझ में आना चाहिए। अब अगर बात करें प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स क्या होते हैं, जैसे कि क्लोरो के लिए लगेगा, जैसे कि क्लोरीन होता है उसके लिए लगता है क्लोरो, और यहाँ पर ब्रोमीन होता है उसके लिए लगता है ब्रोमो, मतलब कि वर्ड रूट के पहले लगेगा, ये होता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या होता है कि जो कि वर्ड से पहले लगेगा। अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर है CH3Cl, तो अब यहाँ पर क्लोरीन का प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे क्लोरो, ठीक है। हम इसका नाम अभी करते हैं, वो करते हैं क्लोरो लिख दे सबसे पहले, तो प्रीफिक्स है इसमें। देन फिर इसके बाद में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे मिथ। अब उसके बाद में क्या है, ये एल्केन है, एल्काइन है या फिर एल्केवाइन है, तो यहाँ पर ये जो है ये है एल्केन, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे, तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया क्लोरोमीथेन, इसका करेक्ट नेम है। तो इसी तरीके से आप लोगों को वर्ड रूट याद रखना है कि जैसे कि एक कार्बन के लिए मिथ, फिर उसके बाद में इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद में अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे कि अगर एल्केन जो होता है, एल्केन के लिए क्या काम में लिया जाता है, सफिक्स की बात करें तो जो एल्केन के लिए सफिक्स होता है वो होता है ANE, और जो एल्काइन के लिए सफिक्स होता है वो होता है ENE, और जो एल्केवाइन होता है जो कि ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं उनके लिए होता है YNE। YENE नहीं होता, ये होता है YNE होता है इसके लिए सफिक्स। देन फिर सफिक्स जो होते हैं वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन याद कर लेना। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि यहाँ पर द एलिमेंट अदर देन द हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी एक ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें अगर एल्कोहल है एक फंक्शनल ग्रुप, तो इसको OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पर भी आपको OH दिख जाएगा तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो है यहाँ पर एल्कोहल। फिर इसको लिए जो सफिक्स होता है वो होता है OL। फिर इसके बाद में आता है एल्डिहाइड, जिसका होता है फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। इस तरीके से रहता है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहती है, एक हाइड्रोजन रहती है, और फिर इस तरीके से एक इथाइल ग्रुप रहता है। तो अब ये इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा, तो इसके अंदर CHO होता है और ये AL है, OL नहीं है। फिर इसी तरीके से कीटोन जो होता है, कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O रहता है और इसका जो लास्ट सफिक्स रहता है वो रहता है 1, और जो इसका स्मॉलेस्ट कीटोन है वो है प्रोपेन, इसका स्मॉलेस्ट कीटोन है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि इसमें आप लोगों को जो नाम याद रखना है वो रखना है C डबल बॉन्ड OH जो होगा वो होगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। जो इसके लिए सफिक्स काम में लिया जाएगा वो लिया जाएगा ओइक एसिड, इसके लिए काम में लिया जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं भैया इसी के ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है यहाँ पर कि कंपाउंड जो होते हैं जो कि अच्छे से बर्न नहीं होते, मतलब कि इनकम्प्लीट जिनका कंबशन होता है वो क्या देते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं। मतलब कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जब लकड़ी जलाते हैं तो उससे धुआं काफ़ी ज़्यादा उठता है। वो इसलिए उठता है क्योंकि उसमें कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। लेकिन वहीं पर ही अगर देखिए जो LPG गैस होती है, आप लोगों ने देखा होगा घर पर जब भी हम गैस स्टोव चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो LPG गैस होती है वो ब्लू कलर की फ्लेम होती है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें कंप्लीट कंबशन होता है। जब कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर कोई भी कार्बन कंटेंट नहीं बचेगा। जब कोई कार्बन कंटेंट नहीं बचेगा तो उसमें कैसी फ्लेम रहेगी, वो रहेगी ब्लू और क्लियर फ्लेम रहेगी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो देखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो इसमें डायमंड और ग्रेफाइट के दोनों के कंपेरिजन करके मैंने आप लोगों को करवाया ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। अब इसमें सबसे फर्स्ट तो आपको याद होना चाहिए कि डायमंड की और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। तो अगर बात करें कि डायमंड के स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो इसमें जो चारों कार्बन एटम होते हैं, हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ में बॉन्डेड रहता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है 3D स्ट्रक्चर होता है। फिर इसी के साथ में अगर ग्रेफाइट की बात करें तो जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम, और जो इसका स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है हेक्सागोनल एरे, इसका स्ट्रक्चर रहता है। देन फिर इसके बाद में ये जो डायमंड होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। वहीं पर अगर ग्रेफाइट की बात करें तो वो स्मूथ और स्लिपरी सब्सटेंस होता है, और जो डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये जो होता है ये होता है वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये बात बताओ कि डायमंड जो है हीरे से बताओ कि कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये कोई लॉजिक की बात है, ये फालतू का एक पॉइंट है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना कौन
कौन अमीर है कि घर पर वायर की जगह पर डायमंड के वायर लगाएगा। मतलब कुछ भी, मतलब ये फालतू का सिलेबस बढ़ाने से मतलब है, ये एक फालतू का पॉइंट लगा रखा है इसमें जिसका कोई मीनिंग भी नहीं है। अब इसके बाद में फुलरीन की बात करें तो फुलरीन क्या होता है आपको तो इस बस इसमें ये बात याद रखनी कि कार्बन के एटम्स जब अरेंज हो जाए फुटबॉल की फॉर्म में तो वो होता है फुलरीन C60। यहाँ पर होता है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट। अब इसके बाद में आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो इसमें आप लोगों को क्या याद करना है, इसमें जितने भी लॉज हैं वो सारे याद कर लो कि जो डॉबर्नियर-ट्रेट्स है इसका लॉ क्या है और इसका एक एग्जांपल याद कर लो। फिर इसी तरीके से न्यूलैंड्स का आप एक एग्जांपल याद कर लो। इसी तरीके से सभी के एग्जांपल और लॉज याद कर लो और मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल, उसकी मेरिट्स वगैरह वो सब कुछ है वो हम देखेंगे। तो अभी सबसे पहले डॉबर्नियर-ट्रेट्स की बात करते हैं। तो डॉबर्नियर-ट्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या था कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ टू अदर एलिमेंट। जब कभी भी तीन एलिमेंट्स है जिनकी की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है और उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग वे के अंदर अगर अरेंज किया जाए तो जो बीच वाला एलिमेंट होता है, जैसे कि ब्रोमीन है, इसमें बीच में क्लोरीन इधर और आयोडीन इधर है, तो जो ब्रोमीन का एटॉमिक एवरेज रहेगा वो रहेगा यहाँ पर इन दोनों का ऐड करने के बाद में हाफ कर देंगे तो इसका जो एवरेज मास रहेगा वो रहेगा इतना। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। इसका बस आपको लॉ याद रखना और ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में आता है न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। तो अभी इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने क्या करा कि जब इंक्रीजिंग मास की फॉर्म में जब अरेंज किया गया तो इनको ये बात पता लगी कि जो 8th एलिमेंट है, जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा 1 से लेकर के 8 तक, तो इनको पता लगा कि जो 8वां एलिमेंट है वो क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन है। ये तो है इनका लॉ। अब इसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी, इसकी लिमिटेशंस ये थी कि ये जो एप्लीकेबल था ये था ओनली कैल्शियम तक एप्लीकेबल था और इसमें ओनली 56 एलिमेंट्स कंटेंट थे। और फिर इसके बाद में ही अरेंज 2 एलिमेंट्स इन अ सेम कॉलम जिसके अंदर की फ्लोरीन भी था, क्लोरीन भी था, ब्रोमीन भी था, जिनकी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। ये थे इनकी 3 ड्रॉबैक्स। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 3 मार्क्स में आ जाएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, या फिर ये भी आ सकता है कि व्हाई द न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव इज डिस्कार्डेड। देन फिर इसके बाद में आता है मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल। अब मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल में याद करने की बहुत 3 चीजें हैं। इसमें सबसे पहला तो इसका लॉ क्या बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। उसके एटॉमिक मासेस के क्या होती हैं, वो होती हैं पीरियोडिक फंक्शन। देन फिर इसके बाद में आता है मेरिट्स क्या है इसकी, तो इसकी मेरिट्स ये हैं कि लेफ्ट सम ऑफ द स्पेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इनको पहले से होता था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं है उनके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि उनके लिए जगह छोड़ दी। ये इनकी सबसे खास बात थी। फिर इसके बाद में इन्होंने आगे ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनका कि नाम इन्होंने दे दिया था इका बोरोन, फिर इसके बाद में इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। तो ये क्या थे, इनके नाम इन्होंने पहले ही दे दिए थे कि ये एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होंगे तो इनको यहाँ पर रख देना। फिर इसके बाद में इन्होंने जो नोबल गैस थी उस टाइम पर डिस्कवर नहीं थी, उनको इस तरीके से अरेंज करवाया था कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो एक तरीके से जो मैंडलिफ हैं इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं ये, तो भैया फादर हैं ये, बापू हैं इसके पीरियोडिक टेबल के, तो इनको तो आप लोगों को याद ही रखना है। फिर इसके बाद में आता है लिमिटेशंस क्या क्या है। इसकी लिमिटेशन तो ये थी कि इसके अंदर पोजीशन ऑफ जो हाइड्रोजन है वो फिक्स नहीं थी और उसी के साथ में पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी फिक्स नहीं थी। तो ये दोनों प्रॉब्लम थी जिस वजह से क्या हुआ कि मैंडलिफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ बस इतना सा ही था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बस हमारे मैंडलिफ दादा अगर नंबर की जगह, मास की जगह पर अगर नंबर कर देते ना तो उनकी ही पीरियोडिक टेबल चलती, लेकिन उन्होंने क्या करा, मास करा, जो कि काफी हद तक सही था। लेकिन बाद में डिस्कवरी में पता लगा कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर का। तो ये हो गया, इसका लॉ हो गया। अब इसके बाद में इसमें क्या क्या बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है, वो ये याद रखने की इसमें 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि नोबल गैस का ग्रुप कौन सा होता है, नोबल गैस का ग्रुप कौन सा होता है और उसी के साथ में जीरो ग्रुप कौन सा होता है। दोनों के आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पाते हैं। तो आप लोग बताइए इसका कमेंट सेक्शन में। तो जो इसका आंसर है नोबल गैस और जो जीरो ग्रुप होता है वो होता है यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 18 को ही जीरो ग्रुप कहा जाता है और नोबल गैस ग्रुप कहा जाता है। तो याद रख लेना कि 18th जो ग्रुप है वो है नोबल गैस ग्रुप। अब इसके बाद में आता है कि जो हमारे एलिमेंट्स है सेम ग्रुप में होते हैं तो उनमें क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और अगर वो सेम पीरियड में लाई करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ये बात आपको जरूर से याद रखनी है क्योंकि इसी के ऊपर ही बेस्ड आप लोगों को 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में।
एक तो क्वेश्चन ये होगा कि आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा और उसमें पीरियोडिक नंबर पूछ लेगा या फिर ग्रुप नंबर पूछ लेगा, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखते हैं कि पीरियड मतलब कि पीरियड नंबर है उसको किस तरीके से करेंगे। तो पीरियड नंबर करना बहुत ही आसान है कि जो आउटर मोस्ट उसके अंदर कितने शेल्स हैं, जैसे कि अगर 3 शेल हैं के, एल और एम, तो इसके अंदर ग्रुप नंबर इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड पीरियड में लाई करते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर 2 हो जाएंगे के और एल, तो ये किस में लाई करेगा, ये करेगा सेकंड पीरियड में। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है कि नंबर ऑफ जो अगर हमें पीरियड निकालना है कि कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो हम देखेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं। देन फिर इसके बाद में आता है ग्रुप नंबर। अब देखो ग्रुप नंबर क्या होता है कि जब 2 या फिर 2 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो ग्रुप नंबर रहता है वो रहता है कि लास्ट के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये यहाँ पर हो गया 2, 8 और 1, तो इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो है 1, तो इसका जो ग्रुप नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें +10 कर देते हैं, जिससे कि जो ग्रुप नंबर हो जाता है, जैसे कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 के अंदर 10 कर देंगे, तो जो नया ग्रुप नंबर आएगा इसका वो आएगा 13th हो जाएगा इसका ग्रुप। इस तरीके से आपको करना है। फिर इसके बाद में जो ट्रेंड्स हैं जो कि बच्चों को याद नहीं होते, वो आज आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला ट्रेंड है वैलेंसी का। वैलेंसी का क्या ट्रेंड रहता है भैया, वैलेंसी का ट्रेंड बड़ा सिंपल रहता है। ग्रुप के अलोंग तो क्या रहेगी, एकदम से सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा ग्रुप के अलोंग। लेकिन अगर पीरियड की बात करें तो पहले इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद में डिक्रीज होती है। 1 से लेकर के 4 तक इंक्रीज होती है, फिर 4 से लेकर के 0 तक डिक्रीज होती है। इसके अंदर वैलेंसी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट में, फिर उसके बाद में डिक्रीज होती है। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें मेटेलिक कैरेक्टर की, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो पीरियड के अलोंग क्या होगा, वो होगा डिक्रीज। और जो अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा इंक्रीज। और इसका उल्टा अगर कर दें तो यहां पर वो हो जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन का मतलब हो गया नॉट, तो नॉट का मतलब क्या होगा, आपको बस इसका उल्टा करना है और वहां पर आपको पता लग जाएगा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है। और जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर वो होता है कि उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की बात ही होती है कि वो कितनी उसकी टेंडेंसी है कि वो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब फिजिक्स का चैप्टर है। इससे पहले आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर से कर लो इसके लिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक करंट है, जिसका इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन सिंपल सी है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि क्यू होता है वो फ्लोज इन अ यूनिट टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। और जो इसकी ऐसा यूनिट रहती है वो रहती है एम्पियर। और जो इसके लिए डिवाइस यूज में ली जाती है जिससे कि इसको मेजर करा जाता है उसका नाम होता है एमीटर। और इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसको किस में कनेक्ट करा जाता है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें पता करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है वो ली जाती है गैल्वेनोमीटर, जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में काम में आती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क में 2017 में पूछा गया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है 2017 में। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें बस ये लिखना था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और वहीं पर अगर एमीटर की बात करें तो वो होता है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। देन फिर इसके बाद में आता है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर एक कंडक्टर है ए से बी पॉइंट के बीच में, और अगर उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है और उसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों रहेंगे आपस में प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहां पर एक आता है जिसको कि बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है वो होती है ओम। और इसके जो क्वेश्चन बनेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो ये 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ ऑफ कंडक्टर की, कितनी बड़ी लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। फिर इसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल, और फिर उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के भी यहाँ पे रहता है। तो आपको 4 पॉइंट्स अगर पूछे जाएं तो आपको चारों के चारों पॉइंट ऐसे कैसे लिख देने हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तीनों इक्वेशन को, तो यहाँ से मिलता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और जब इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ से आता है रो L/A। और यहाँ पर जो रो है वो होती है रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, जिसका की यूनिट होती है वो होती है ओम
ओम मीटर। अब एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था आई थिंक कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें आपको वैल्यू गिवन थी, आर की वैल्यू भी गिवन थी, एल की वैल्यू भी गिवन थी, ए की वैल्यू गिवन थी और बस रो की वैल्यू निकालनी थी। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं था तो वो क्वेश्चन नहीं होता, तो आपको फॉर्मूला सभी की याद होने चाहिए। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो क्या आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला ये है कि जब हम आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो हम सभी को ऐड कर देंगे, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें सेम करंट फ्लो होता है सभी रजिस्टर्स के थ्रू, बस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है, बाकी जो करंट होता है वो सभी के अक्रॉस सेम फ्लो करता है। लेकिन वहीं पर ही अगर बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरा खेल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो करंट होता है वो होता है डिफरेंट होता है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रहते सभी के अक्रॉस सेम रहता है। तो इसमें आप लोग बताइए कि हमें अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे कोई भी एक 10 बल्ब हैं और मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसे सीरीज में कनेक्ट करूं या फिर मैं इसे पैरेलल में कनेक्ट करूं? ये वाला आंसर आप लोग मुझे खुद बताइए। ये वाला क्वेश्चन अभी सभी स्टूडेंट से होना चाहिए, क्योंकि देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम सभी को ऐड करेंगे तो किस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगा, वो मिलेगा सीरीज में, क्योंकि सभी को ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो इसमें इन्वर्स करके ऐड कर रहे हैं, तो इसमें जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होता है। और जो हमारे घर पर जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज होती हैं वो होती हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ताकि हर एक जो डिवाइस है उसको हम इंडिविजुअली सेपरेटली ऑपरेट कर पाएं। अब उसके बाद में अगर दो रेजिस्टेंस है तो उनका जो फॉर्मूला है वो ये है कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इस रिजल्ट को लगाइए। जैसे कि 2 और 3 है तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से आ गया 6/5 हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आपको करना है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं फिर से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता है। जूल्स हीटिंग लॉ ये बोलता है कि जो हीट डिसिपेट होती है जब एक करंट फ्लो होता है किसी भी एक कंडक्टर में, तो जो हीट डिसिपेट होती है वो होती है I²R इंटू टी, और यहाँ पर जो टी होता है वो होता है टाइम, जो कि होता है सेकेंड्स में। इसमें याद रखना कि अगर हीट निकालने की कितनी हीट डिसिपेट हुई तो उसके लिए टाइम होना चाहिए सेकेंड्स में, और ये मिलेगा आपको जूल्स के अंदर कि इतने जूल ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट होगी। अब उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि इसमें इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। उसके लिए आपको पावर निकालने होगी। पावर क्या होती है? वो होती है P = VI I²R और V²/R। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर इसके बाद में आपको जो यूनिट्स आती है हमारे घर पर वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो कि आपको पावर इनटू टाइम की कितने पावर है और कितने टाइम के लिए हम उसे यूज में लेते हैं। लेकिन इसमें जो स्पेशल बात है वो ये है कि इसमें जो टाइम होता है वो होता है आवर्स में, और जो इसकी यूनिट रहती है वो रहती है किलोवाट आवर रहती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, जो कि होता है हमारा kVH में। और यही हमारे घर पर आता है कि 136 यूनिट आ गई, 150 यूनिट आ गई, वो ही होता है यहाँ पर कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई। देन फिर इसके बाद में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसमें जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो होती है एक ऐसा रीजन होता है जहां पर क्या हो कि जो दूसरी मैग्नेट अगर आए तो उसको क्या हो, फोर्स फील हो कि हाँ भैया यहाँ पर कोई है, तो उसको एक तरीके से फोर्स फील होगा, तो वो क्या होती है, वो होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। और फिर इसके बाद में अगर प्रॉपर्टीज की बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और ये एंड होती हैं साउथ पोल के ऊपर, और ये होती हैं क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं, पूरा एंड टू एंड पूरा पैक्ड रहता है। इस तरीके से जो लूप रहता है ये पूरा क्लोज्ड रहता है पूरा, इसमें कोई भी ब्रेक्स नहीं होते। फिर इसके बाद में जो क्लोजनेस रहती है इन लाइंस की वो बताती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। अगर लाइंस पास पास में है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन अगर लाइंस ऐसे दूर दूर हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, और ये जो होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये वाला क्वेश्चन जो है इसका पीछे का लॉजिक याद होना चाहिए। ये लॉजिक है कि इसलिए नहीं होता क्योंकि जब कंपास हम इसमें निकालते हैं, जब हम कंपास इसकी डायरेक्शन निकालते हैं तो अगर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और उसी के साथ में आप सभी को याद रखनी है इस चैप्टर की एक्टिविटी, इससे एक्टिविटी जरूर से आएगी, इससे एक्टिविटी आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि इसमें आ जाएगी डेमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू शो अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं जैसे कि सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना होगा, जितनी भी एक्टिविटी हैं वो इसमें मिस मत करना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में।
देन फिर इसके बाद में आता है राइट हैंड थंब रूल। अब देखो राइट हैंड थंब रूल बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है कि जो भी वायर है उसको क्या करना है, हाथ में पकड़ लेना। आप अगर ईयरफोन से सुन रहे हो तो ईयरफोन को हाथ में पकड़ो और छत की तरफ कर दो उसे। देखो मैं आपको अभी अच्छे से प्रैक्टिकली सिखा देता हूं कि उसको छत की तरफ कर लो। और ये मान लो कि इसमें करंट क्या कर रहा है, करंट कर रहा है ऊपर की तरफ फ्लो, मतलब कि छत की तरफ फ्लो कर रहा है। तो आपको थंब को क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में। तो मतलब थंब को कर दो ऊपर की तरफ और वायर को पकड़ लो अपने हाथ से और फिर उसके बाद अंगुलियों को घुमाओ। तो अंगुलियां किस तरफ घूम रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो अंगुलियां जो हैं वो क्लॉकवाइज में घूम रही हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। आप लोग खुद से प्रैक्टिकल करके देखो कि जो आपका ईयरफोन है उसको वायर को ऊपर की तरफ कर दो और जो करंट है वो कर रहा है ऊपर की तरफ फ्लो। तो आप लोग बताइए कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। राइट हैंड को काम में लेना है। देखना राइट हैंड को, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड में ले लेंगे। तो क्या करना है, राइट हैंड में इसको करके हम इसके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारे पास में सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है भैया, सोलेनॉइड जो होता है एक लंबा सा एक क्लोजली वाउंडेड होता है जिसके अंदर होलो सिलेंडर होता है, उसके ऊपर बहुत नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो वो जो होता है उसको ही सोलेनॉइड कहते हैं। और ये जो होता है बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी बार मैग्नेट की तरह ही होती हैं। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर सर्कुलर लूप की बात करें तो वो होती हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। देन फिर इसके बाद जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, इसके लिए आपको ये बातें याद रखनी है कि जो 4 फिंगर होती है उसका क्या काम होता है, मिडिल फिंगर, थंब फिंगर, और इनके लिए क्या काम होता है। अगर 4 फिंगर की बात करें लेफ्ट हैंड रूल में तो ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यही राइट हैंड रूल में होता है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। लेकिन अगर मिडिल फिंगर की बात करें तो इसमें बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट कितना है, और लेकिन अगर इसके राइट हैंड में बात करें तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। बस जो डिफरेंस आता है थंब में, कि जो थंब है वो होता है मोशन ऑफ फोर्स की तरफ होता है लेफ्ट हैंड रूल में, और जो राइट हैंड रूल की अगर बात करें तो वो होता है मोशन की तरफ, कि किस तरफ मोशन हो रहा है। तो हम उससे निकाल सकते हैं कि किस तरफ करंट इंड्यूस होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोगों को और भी टॉपिक्स देखने जैसे कि टर्म 2 के सैम्पल पेपर देखने तो वो भी आप देख सकते हो। सभी कुछ अपलोडेड है। साइंस के भी नोट्स हैं, क्लास 10 साइंस के एक नोट्स के पीडीएफ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप सभी नोट्स देख सकते हो। तो वो ज़रूर से एक बार देख लेना। और कंप्लीट रिवीजन आप लोग का हो गया है। और जो इसके अलावा चैप्टर्स हैं अगर उनका चाहिए तो आप लोग मेरे को बताएं कि यस सर हमें बायोलॉजी की भी चाहिए, तो उसके लिए भी आपके प्रोवाइड करवा दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।